मेरे तमाम साथियों को मेरे इस खास चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर बार मेरी वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो बैराज हो, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से संबंधित सभी स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल रूप से आपको बताते रहता हूँ। उसकी जानकारियाँ जो हैं वो मैं आपको देते रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज जेके इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग विजिट है और इसमें आप देख पा रहे हैं मेरे साथ सहयोगी भी हैं, हमारे अभय सिंह डहरिया जी जो कि प्रोफेसर हैं, नाजिया मैम हैं। तो इनके सबके कोऑर्डिनेट से ये पूरा स्टूडेंट है, जिसमें कितने हैं 40 से 40 लोग, ठीक है। तो आज हम सब यहाँ पर बैराज के बारे से जानकारियाँ जो है पूरी रूप से कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस पूरे वोकेशनल ट्रेनिंग में ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हर समय, हर पहलू, हर जगह काम आएगा। भाई आप अभी पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं जाएंगे ना, इंजीनियरिंग लाइन में इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली रूप से तो करोगे। तो अभी थ्योरेटिकल है, बाद में आपकी प्रैक्टिकली होगी। तो एक बार जब लाइफ में प्रैक्टिकली आपके पास आ जाती है कोई चीज़ नॉलेज, तो थ्योरेटिकल ऑटोमेटिकली आपके पास है, ठीक है। तो चलते हैं बैराज, है ना। ये एक बैराज होने के नाते आपका बहुत बड़ा बृहद परियोजना है, बड़ी परियोजना है। तो बड़ी परियोजना इसमें मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि 100 से ज़्यादा गांव लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के मुख्य उद्देश्य के लिए, सिंचाई के लिए ये चीज़ परियोजना जो है बनाई गई है। इसमें अपने 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं कि एक बैराज पार्ट हो गई, दूसरा जो है स्लूइस पार्ट हो गई। तो हम बारी बारी से इस सब की डिटेल अपन जो है कलेक्ट करेंगे और जानकारियों के रूप से, प्रैक्टिकल जानकारियों के रूप से अपन बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये दिख रही आपके पास वाटर का स्टोरेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। वाटर का स्टोरेज यहाँ पर सभी को दिखाई दे रही है, क्लियर है, ठीक है, सभी क्लियर है। और ऊपर का बटन दबा स्टीपर और एक क्रॉसर, ठीक है। ये दोनों हर 10-10 मीटर 55 मीटर में आपके पास सर्वे एक ग्रिड, जैसे आपने बचपन में देखा होगा ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या रहती है, एक स्पेसिफाई पॉइंट पे ही आपकी ग्राफ रहती है। पॉइंट जो है एक बॉक्स बनता है, एक ग्रिड बनती है, तो उसी को ग्रिड कहते हैं। जैसा ग्राफ पेपर में पॉइंट टू पॉइंट आपकी क्या ली जाती है, पॉइंट टू पॉइंट करके आप क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ भी सर्वे का उसी टाइप से प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उससे अपने पास क्या पता चलता है, सबसे पहले आप नॉर्मल रिवर, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि सबसे पहले किसी भी बैराज हो, डाइवर्सन में, और उसका मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स रिवर। यहाँ आप खूटा घाट भी देखे होंगे, खूटा घाट गए होंगे, सुने होंगे, गूगल मैप भी देखोगे तो क्या बताएगा, मेन सोर्स आपकी रिवर है। रिवर जो है टैंक को किसी, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इधर आ जाओ, ये देखो ये रिवर है। अप स्ट्रीम को मेन सबसे ज़्यादा लंबाई में सर्वे अप स्ट्रीम समझते हैं आप लोग, मतलब जिधर से फ्लो आई हुई है और जिधर गई हुई है डाउन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। अब ये ड्राइंग है, समझ लीजिए इसको, एक मिनट ना, एक ही था, 2 था, तो इसको मैं बोला एक और रख लो, पे आएंगे, है ना। पहले सिविल का कंस्ट्रक्शन अपन देखते हैं, फिर गेट, ठीक है। ये ऊपर की हो ब्रिज का काम, थोड़ी दिक्कत होगी, गेट बस दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आपकी सबसे पहले अप स्ट्रीम कौन सी है और डाउन स्ट्रीम कौन सी है। आप उधर से देखो पानी किधर से आ रही है, सोर्स वाटर का स्टोरेज कहाँ हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो आपकी इधर। इसमें आपकी टोटल कितने गेट हैं, 10 गेट है। और कभी भी काउंटिंग कैसे करते हैं गेट की, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से हमेशा लेफ्ट से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये आपकी रिवर की है, तो गेट नंबर पहला कौन सा होगा, उस साइड से लेफ्ट से राइट से, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के गेट, 2 प्रकार के, तो 2 प्रकार के आपके स्पिलवे भी होंगे, ठीक है। स्पिलवे क्या है मैं बताऊंगा। स्पिलवे मतलब वेंट, पानी जाने का जो गैपिंग जो होती है ना। गेट जब खुलेगा 2 पेयर के बीच से आपकी क्या जाएगी, पानी का फ्लो होगा, उसको स्पिलवे, ठीक है। अब देखेंगे, ये देखो गेट के बारे में बता रहा हूँ, 1 नंबर से 8 नंबर गेट, ये सभी जो है स्लूइस गेट है।
स्लूज गेट मतलब नाला का जो लोवेस्ट लेवल है उससे उठा हुआ, ठीक है, थोड़ा उठा हुआ, कुशन जिसको बोलते हैं। कुशन आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे, है ना। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्रेस्ट से थोड़ा उठाया जाता है, जो ऊपर वाले जिस पे गेट रेस्ट करती है उसको क्रेस्ट कहा जाता है, ठीक है। कम से कम वो 1 फीट से आपकी 1 मीटर 1.5 मीटर तक ऊंची हो सकती है, ठीक है। अब जो 2 गेट हैं, गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10, है ना, ये अंडर स्लूज गेट है। ये पूरे आपके किस में बैठे हुए हैं, जस्ट नाला का बेड लेवल है, ठीक है। देखिए क्या होती है, गेट का टॉप का जो लेवल है वो सेम रहेगा, गेट का टॉप का जो लेवल है वो सेम लेवल पे रहेगा। अगर पहला वाला 305 की टोटल हाइट है, RL की बात कर रहा हूँ ना, लेवल की बात कर रहा हूँ, हाइट की अभी बात नहीं कर रहा, तो उसका लेवल पूरा मेंटेन करेगा अंडर स्लूज गेट। लेकिन बॉटम में क्या होगी, बॉटम में आपकी 1 नंबर से 8 नंबर तक गेट क्रेस्ट पे है, मतलब नाला बेड से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। तो उसकी हाइट क्या होगी, छोटी होगी। और 9 और 10 नंबर जस्ट आपका NBL बैठा है, NBL पे बैठा हुआ है। ये इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं, ये देखो क्रॉस सेक्शन में, ये देखो नाला बेड से ये उठा हुआ है, यहाँ गेट रेस्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ गेट रेस्ट कर रही है। और देखो अंडर स्लूज में, ये देखो अंडर स्लूज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्लूज गेट। और ये अंडर स्लूज गेट के लिए ये देखो, ये पूरा नाला बेड पे, यहाँ क्रेस्ट कहाँ उठा हुआ है, नहीं उठा हुआ है, ठीक है। तो अंडर स्लूज गेट क्यों दिया जाता है, और ये हमेशा किधर दिया जाता है, जिधर आपकी केनाल होगी। ये चाहे तो इधर भी दे सकते थे लेफ्ट, क्यों नहीं दिए लेफ्ट में, जिधर आपकी केनाल होगी सबसे उधर साइड ही आपकी अंडर स्लूज। अगर मान लो दोनों साइड केनाल है तो दोनों साइड आपके अंडर स्लूज दे दी, बीच में जो होगा वो स्लूज गेट का होगा, और दोनों साइड नहर है तो दोनों साइड अंडर स्लूज देना अनिवार्य है, ठीक। अब देखो बीच में तो पार्टीशन कर रहा है दोनों गेटों को, अंडर स्लूज और स्लूज गेट। क्लियर हो रही कि नहीं, डाउटफुल तो नहीं है। तो उन दोनों को पार्टीशन के लिए एक डिवाइड वाल दिया गया, डिवाइड वाल देखे होंगे, बाकी को पियर बोलेंगे और उसको डिवाइड वाल बोलेंगे। तो पियर और डिवाइड में क्या अंतर है, जो गेटों को डिवाइड करे। अगर दोनों साइड इधर भी अंडर स्लूज है उधर भी अंडर स्लूज है और बीच में बैराज मतलब स्लूज गेट है, तो आपके ऐसी कंडीशन में दोनों साइड डिवाइड वाल देंगे। आ रही बात समझ में। अब जिधर केनाल है, देखो केनाल की जब गेट खुलेगी तो पूरा सिल्टअप पानी किधर भगेगा, केनाल के साइड भगेगा। तो जिधर पानी का फ्लो ज्यादा होगा उधर भी मिट्टी जो सिल्टअप है वो भी तो भगेगी। अब भाई उसको भी तो निकालना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए अंडर स्लूज को NBL पे रखते हैं, ताकि सबसे ज्यादा जो सिल्टअप है वो निकल, ठीक है, समझ रहे हो ना। लोड बैराज पे पड़ रही है, वो पूरा लोड को किधर कवर करता है, किधर देता है, रिटर्न मतलब रिटर्न करना है ना, मिट्टी को ही वापस रिटर्न करना। अभी जैसे पानी है तो पानी अपना लोड किसको दे रही है, मिट्टी को, कहीं ना कहीं दे रही है ना, अर्थ वर्क को ही दे रही है। तो ये प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से रिटर्न, जबड़ा देखो, जब जबड़ा हाथ से अगर पानी के फ्लो से आप भग रहे हो तो आप अपने आप को कैसे सेफ्टी रख सकते हो, दोनों साइड पकड़ होनी चाहिए ना, तो यही रिटर्न है। आप अपना लोड किसको देते हो, मिट्टी को, जो सपोर्टिंग चीज है, जो हार्ड स्टेटा है उसको आप देते हो, ठीक है। क्लियर हो गई। तो दोनों साइड एक दूसरे के सिमिलर हैं, मिरर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पानी भरा हुआ है तो नीचे का जो सेक्शन है आपको नहीं दिख रही है क्लियर, वो सेक्शन देखो अलग अलग टाइप से यहाँ ड्राइंग पे काटा गया है। ए को देखना है, 1 ए, तो ये देखो उसके लिए अलग है ए। यहाँ का सेक्शन जो है कैसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब मिट्टी भरने की वजह से आपको ये चीज नहीं दिख पा रही होगी, ये वर्टिकल वाल जरूर दिख रही होगी। देखो उस पार का देखो, अपार्टमेंट के अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। विंग भी उसी को बोलते हैं, अपार्टमेंट भी उसी को बोलते हैं। अपार्टमेंट में क्या फर्क होता है, जो रोड दी जाती है कुछ अलग से स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो उसको अपन अपार्टमेंट बोलते हैं। जनरली अपार्टमेंट क्या होती है, विंग और अपार्टमेंट में ज्यादा अंतर नहीं, सेक्शन पूरा सेम रहता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्लेब रेस्ट करती है। अभी आप देखेंगे अपार्टमेंट में जो रोड बनी है तो रोड के जितना चौड़ाई है, रोड की जितनी वीट है
वहां तक आपकी क्या होगी, बेरिंग लगी होगी नीचे। बेरिंग देखो ना, सस्पेंशन बेरिंग क्या काम करता है, बेरिंग लगी रहती है, उसमें रबड़ सील भी लगे रहती है, वो एक्सपांसन झटके को रोकता है। अगर वो झटका ना रुके तो कहीं ना कहीं बैराज को नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्रैक्चर मारेगा लोड की वजह से। और कई बार देखोगे ब्रिज में जैसी गाड़ी चलती है ब्रिज हिलने लगता है, एक्सपांसन को, वाइब्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये तो थी ड्राइंग की भाषा। अब चलो साइड में चलते देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि 1 से 8 नंबर तक गेट 80 तक, ठीक है, 80 एक का है ना, और दूसरा जो है अंडर स्लूज गेट का 110, ठीक है। अब देखो मैकेनिकल में भी डिजाइन होती है, तो अब थोड़ा मैकेनिकल डिजाइन के बारे से भी पढ़ लेते हैं। ये पूरा का पूरा गेट का जो आपका सिस्टम है वो पूरी डिजाइन होती है आपकी मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है। अब मैकेनिकल पार्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक मटेरियल, जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो तो कोई भी देखो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल का ISI कोड होता है, एक IS कोड होता है, ठीक है। कास्ट आयरन का अलग होता है, माइल्ड स्टील का अलग होता है ना सबके, तो उसके हिसाब से सबका लोड वेयर करने की क्षमता भी अलग अलग होती है ना। कर्व से आप लोग पढ़े होंगे, करवाता है ना, तो हर एक मटेरियल की क्या होती है अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ सहने की क्षमता। अपन क्या करते हैं इसी के लिए, अब 80 टन का लोड आपके एक एक गेट पे लग रही है 1 से 8 नंबर तक, ठीक है। तब उसकी डिजाइन कैसे होगी, 80 टन के हिसाब से होगी, ठीक है। दोनों गेट क्यों किसी में कम किसी में ज्यादा क्यों है, मैंने पहले बताया कि 1 से 8 नंबर तक गेट आपकी क्या है, ऊंचा है, ऊपर का लेवल सेम है लेकिन नीचे से उठी हुई है, क्रेस्ट पे वो रेस्ट कर रही है, तो इसलिए उसकी हाइट और वेट दोनों कम हो गए। अब ये क्योंकि अंडर स्लूज पे है तो इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसलिए कॉमन सेंस की बात है कि वो 80 टन का और ये 170। 2 स्लूज अंडर स्लूज गेट है, ठीक है, और 8 स्लूज। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा इसमें देखो अलग अलग हॉस्ट ब्रिज, रोप है, ड्रम है, बहुत सारे पार्ट होते हैं मैकेनिकल में। ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है ना, ऊपर जो है रिस्की भी है तो मैं नहीं ले जाना चाहूँगा, है ना। लेकिन यहाँ से जो उसकी मेन देखो होस्ट ब्रिज है ना, सपोर्टिंग है, प्लेटफॉर्म है, ये सब किससे बनी हुई है, स्ट्रक्चरल स्टील। इसका मटेरियल कोड आपके पास है। रोप, ड्रम और जो भी गियर एलिमेंट है वो आपके कास्ट स्टील से बने हुए, उसका समझ रहे हैं। अलग अलग सॉफ्ट है, बुश है, बेरिंग है ना। ये बुश बेरिंग आपको एकदम वो रोप पे दिखेगी जहाँ गेट लगी हुई है ना, उस पे है ना, तो अंदर बेरिंग शायद ना दिखे, जलकुंभी वगैरह भरा हुआ है तो। और उसके बाद बाकी सब, तो सब में अलग अलग लोड आएगा। अब कॉमन सी बात है, स्ट्रक्चर पे अलग आएगा, रोप पे अलग आएगा, तो सबकी डिजाइन क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। ये वही डिजाइन का सारा। ये देखो तो छोटे मोटे इमेज भी इसमें दिए होंगे। ये देखो ये रोप ड्रम ऊपर में जाके, ये रोप ड्रम है, ये जो रोप दिख रही है ना, इसको जनरली भाषा में सीलिंग बोलते हैं, है ना। सीलिंग जब आप काम करने जाओगे मैकेनिकल में तो सीलिंग बोलते हैं रोप वायर। तो वो क्या करती है, गियर बॉक्स पूरा ऊपर में असेंबली होती है, ये देख सकते हो, यह वहाँ का है, ये आपके गेट और उसके बीच का जो बुश लगा हुआ है ना, गेट को जो लिफ्टिंग करता है, तो डायरेक्टली लिफ्टिंग नहीं होगी, वहाँ बेरिंग भी लगा रहता है, तभी उसी के सहारे वो रोल करता है, ठीक है। अगर बेरिंग ना लगे तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा ना, अच्छा, तो ज्यादा लोड भी आएगा, ज्यादा दिक्कतें भी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। और ये रोप ड्रम है, इसी पे वो जो रोप है ना वो जाके रोटेट होती है ना, उठती है, फिर वही लूज होती है। एक बार क्लॉकवाइज घूमती है तो क्या होती है, गेट ऊपर लिफ्ट होती है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो डाउन होती है, ठीक। आप देख सकते हैं, ये देखो इसकी गियर बॉक्स की असेंबली देख सकते हो, है ना। ये रोप ड्रम है, ये इतना जो है ड्रम है, ये आपकी गियर बॉक्स की असेंबली है, ये देख सकते हो। ये वाली पोर्शन गियर बॉक्स है, ये आपको भले व्हील टाइप की दिख रही है, ये आपकी गियर बॉक्स है, ये आपकी रोप ड्रम है। ये देखो रोप, देखो ये लोड दिखा रहा है, ये एकदम माइनर दिखा रहा है, छोटी सी। ये क्या है, ये रोप है, ये रोप का इसी ड्रम पे वो रोटेट हो रहा है, लेकिन उस ड्रम को कौन में एडजस्ट कर रहा है, वो आपकी गियर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास दिया हुआ है डायल एंड गेज। डायल एंड गेज क्या काम करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है।
गेट ऊपर नीचे होगी तो डायल एंड गेज से आपको क्या करते हैं, एक डायल गेज मतलब जैसे रीडिंग होती है ना, बाइक में स्पीड वगैरह चलाते हो तो वो इंडिकेट करता है ना, उसी टाइप की वो भी गेट की अरेंजमेंट को, लिफ्टिंग को वो क्या करती, प्रदर्शित करती, शो करती। ठीक है, डायल गेज। ठीक है, कितना ऊपर उठा, कितना डाउन हुआ, वो पूरा उसमें एकदम सेमी सर्कुलर पे आपकी रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गई, यहाँ समझ में आ गया। वो देखो रोड टर्म दिख रही है और उसके साथ अंदर में गियर बॉक्स की पूरी असेंबली है। वो देख रहा हूँ मोटर पर डायल गेज वगैरह सब ऊपर जाना मना है। अब यहाँ देख सकते हो ये है रोप, ठीक है, ये है रोप। और रोप देखो वहाँ भी लगी हुई है अरेंजमेंट। अभी देखो अंदर में है तो वो आपको दिख नहीं रही है, वो बेरिंग लगी हुई, वो देखो रोलर लगा हुआ है, वही क्या करती है, जैसा इधर लगा है वही उधर भी लगा हुआ है। वो क्या करती है, उसको अप टू डाउन आपको लिफ्ट कराती है। ठीक है, वही बच्चों एटीकेट में यार उधर भी है। ठीक है, दो ग्रुप दिए हुए यहाँ गेट खुला हुआ है, आवाज आ रही है क्लियर? इधर आ जाओ, आ रहे आवाज क्लियर। वो सब भी कैलकुलेशन है। अब देखोगे न्यूज़ पेपर में इस तारीख को इतना सीमेंट पानी, इतना सीमेंट पानी छोड़ा दिया है ना। रिचार्ज को हमेशा सीमेंट या पीछे से अपन क्या करते हैं, शो कर। सामने वाला पोर्शन क्या है, सामने वाले पोर्शन जो देखो रेलिंग दिख रही है, रेलिंग दिख रही है। लास्ट में जाएंगे तो उसका ऑपरेटिंग एक क्रेन टाइप का है, तो उस क्रेन को क्या बोलते हैं, गेंटी क्रेन। ठीक है, और जो सामने में आपने दो ग्रुप देखे होंगे, देखो गेट का बुनियादी सामने पोर्शन, तो वो क्यों दिया गया, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉक गेट स्क्रू। स्टॉप लॉक स्टॉप करता है, तो स्टॉप करता है। आपके जो सर्विस गेट है, मैंडर स्लूथ और सर्विस जो स्लूथ गेट है, वो अगर उसमें सामने आती है तो क्या होता है, कैसे मेंटेनेंस करते हैं थोड़ा बताऊंगा मैं गेंटी क्रेन और स्टॉप लॉक गेट के बारे में। मैंने वहाँ क्या बताया था, अंडर स्लूथ गेट और स्लूथ गेट। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, कई बार खामी आ जाती है गेट में, क्या होती है, फॉल्ट हो जाती है किसी कारण, है ना, या टेक्निकल पर हो या फ्रिक्शन की वजह से हो, है ना, या देखे होगे जंग की वजह से कहीं भी फंस गया, तो अपन क्या करते हैं, गेट की मेंटेनेंस कैसे करेंगे। इसीलिए जो सर्विस गेट, जो मैं सर्विस गेट बोल रहा हूँ, अंदर आप समझ गए हैं, अंदर ये मैं सीधा सर्विस गेट उसको बोलूँ। ठीक है, तो सर्विस गेट में अगर खराबी आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, सामने में जो गेंटी क्रेन येलो कलर का है उसको बोला जाता है गेंटी क्रेन। ठीक है, गेंटी क्रेन, गेंटी क्रेन में क्या ऑपरेशन करते हैं, स्टॉप लॉक एक टेम्परेरी गेट होता है। ठीक है, यहाँ दो होंगे मेरे ख्याल से, दो होंगे यहाँ स्टॉप, 10 है, जैसे 10 गेट है तो उसमें हो सकता है 2 स्टॉप लॉक गेट का प्रावधान हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो जिसको मेंटेनेंस करना है, सामने वाले गेंटी क्रेन क्या करता है, 1 से 10 तक गेट तक पूरा वो रोल करता है ना, मतलब आ जा सकता है। देखे होंगे एक रेलिंग भी दी हुई है, रेल सिस्टम, वो उसके गेंटी क्रेन के आने जाने का रास्ता वो उसका पास, और उससे क्या करती है, जिस गेट में खामी रहेगी, जिस गेट की खराबी रहेगी, उसमें क्या करते हैं, ऑर्डिनरी गेट को सामने की ओर फंसा देते हैं, उससे पानी ब्रेक हो जाता है। और दोनों के बीच में गैप है, वहाँ आदमी मेंटेनेंस के लिए आराम से उतर के मेंटेनेंस कर पाता है। ठीक है, तो गेंटी क्रेन किसको ऑपरेट करता है, स्टॉप लॉक गेट। उस गेट का नाम क्या है, स्टॉप लॉक। ठीक है, अब चलते हैं इधर भी। अब बंड को एक बार मैं बता देता हूँ, जो अर्थवर्क है उधर से क्लियर नहीं हो रहा था, एक बार अर्थवर्क को देख लेते हैं, फिर आपका बैराज जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। डिवाइड वाला आपने देख लिया, डिवाइड वाला आपने देख लिया, डिवाइड वाल जो है ना
लंबी है। गियर बॉक्स है, मोटर है, गियर बॉक्स से जो अरेंजमेंट है ना सबके लिए अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि एक ही गियर बॉक्स है उससे सारे एडजस्ट हो रहे हैं, है ना, ऑपरेट हो रहे हैं। तो सब गेट के लिए अलग अलग उसका जो सिस्टम है वो रहता है, जो मैंने वहाँ पर लेक्चर के रूप से आपको बताया। गेट दिख रहा है? हाँ है, वही जाके ये देखो अलग अलग पार्ट में दे रहे हैं ना, ये देखो 3-4 हो गया ना, ये जहाँ है वहाँ जाके एक एक को ले जाके वो सामने में ब्रेक करेगा। तो सामने वाला ग्रू जो दिख रहा है उसमें, ठीक है, भले छोटा सा गेट दिख रहा है अभी आपको, ये बाद में सब चीज़ असेंबल हो जाती है तो स्टॉप लॉक बनती है। जिसकी गेट की हाइट है उसी के इक्वल ही है वो। आप देख सकते हो गेयर दिख रहा है, रोलर दिख रहा है, उसका रोल जो है वो जाके जिसकी भी ऑपरेटिंग के लिए ऑपरेटर का मशीन देखता है। बहुत रिस्की वर्क है, मधुमक्खी जो भी ऑपरेटर जाएगा उसके जान का खतरा भी हो सकता है भाई, कभी गिर भी सकता है। देख सकते हो गेंटी क्रेन को ऑपरेट करने के लिए कितना डेंजर आदमी को कितनी सेफ्टी लगती है। रोलर दिख रही है ना, यही रोलर जाती है दोनों साइड पटरी है, पटरी के बीच में देखो गेट लगी हुई है अलग अलग। ये क्या करेगी, जहाँ जिस स्लूप गेट का मेंटेनेंस करना है वहाँ क्या करेगी, ये जाके जो गेट फंसी हुई ना वो देखो लॉकिंग हुई है, बीच में जो दिख रही है छोटी सी काली वाली, वो जाके सामने रखते जाए, पहले वाला रखेगा फिर सेकंड वाला रखेगा, है ना, ऐसे करते करते वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, फिर बीच में देखो गेप है, दोनों करी ग्रुप के बीच में गेप है, पानी ब्रेक हो जाएगा, ये गेट को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, क्या होगा, वो बीच का पानी को निकल जाएगा और आराम से वहाँ ऑपरेटिंग वेल्डिंग वगैरह जो भी करना है वो हो जाएगा। क्लियर? चलो मिट्टी वर्क देखते हैं, 1 मिनट देखिए आराम से। अभी नहीं रुक गया था, FPL यहीं से सब मार्किंग वो कहाँ है, वो वाला है अर्थवर्क बंड का सेक्शन जो है वो होता है। अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ अपन कहाँ खड़े हैं, ये यहाँ पर टॉप पे TBL पे, इसी को TBL कहा जाता है। ये देखो हर एक का पानी लेवल जो है आपको इंडिकेट कर रहा है, इसी यही अगर पानी बढ़ेगी तो क्या बन जाएगा, MW। अभी FTL पे है और अभी नॉर्मल है, तो अभी LSL तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्राउंड लेवल कहीं नीचे कहीं ऊपर हो सकती है, तो उसके हाइट के हिसाब से इस बंड की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। मतलब बॉटम वाली बात कर रहा हूँ, ये तो 2.5:1 में रहती है जनरली, है ना, 2.5:1 में। तो अगर ग्राउंड लेवल कहीं ऊपर है तो हाइट कम होगी, और हाइट कम होगी तो बॉटम विड्थ भी आपकी कम होती जाएगी। ये सब एक जैसा नहीं रहता, ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं मैक्सिमम। ठीक है, सीधा डाउन स्ट्रीम की ओर देख रहा है। अप स्ट्रीम का काम अपने पास पूरा जानकारी जो है अपन समझ गए हैं। अब देखो ये है रोड ब्रिज। अब ये रोड ब्रिज की जो चौड़ाई है वो जहाँ जाके अपार्टमेंट में टकराएगी वो क्या कहलाएगी, उसके पोर्शन अपार्टमेंट। वैसे तो पूरा ही कहलाता है ना, विंग और अपार्टमेंट का सेक्शन दोनों सेम जैसा ही है। ठीक है, इसमें बस आपकी बेरिंग जुड़ी हुई है ना, बेरिंग है। यहाँ देखेंगे बीच बीच में ये जॉइंट है, ये एक्सपांसन जॉइंट कहलाता है, रोड का जो है एक्सपांसन जॉइंट। ठीक है, इसमें भी बेरिंग होती है, पियर में भी बेरिंग होती है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट टॉप। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं पानी की वजह से क्रिस्टल लेवल नहीं दिख रही है, पानी की वजह से क्रिस्टल लेवल नहीं दिख रही है। इसमें आपके पास जो फ्लोर है, क्रिस्टल का जो फ्लोर है उसमें आपके पास फ्रिक्शन ब्लॉक जो कि अल्टरनेट में लगी रहती है। भाई स्पिलवे से पानी जब गिरेगा, अभी जैसे आपने देखा वहाँ बहाव गेट खुली हुई है तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हाई फ्लड को भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है उसकी वेलोसिटी को। तो इसलिए फ्रिक्शन ब्लॉक। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें उछाल भी आती है, कई बार देखना थोड़ा गेट और ज़्यादा खुलेगा पानी में क्या होता है, उछाल, तो उसको स्लूट ब्लॉक जो है दोनों क्रिस्टन और जो आपका वेयर का स्लोप आ रहा है, जैसे क्रेस्ट ऊपर है उसके बाद क्रिस्टन नीचे है, तो दोनों के बीच का जो स्लोप होता है वहाँ पर स्लूट ब्लॉक। ड्राइंग में एक बार मैं और क्लियर कर दूंगा, स्लूट ब्लॉक और फ्रिक्शन ब्लॉक जो है दोनों RCC से ही होती है। फ्लोर का जो टॉप है, मतलब कुल मिला के आप समझ लो फ्लोर का जो टॉप है वो पूरा RCC रहती है। अप स्ट्रीम में कट ऑफ होती है, डाउन स्ट्रीम में भी कट ऑफ होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा डायफ्राम वॉल के बारे में। ठीक है, कई बार होती है स्ट्रक्चर की स्पिलवे में पानी नीचे से अंडर प्रेशर है ना,
तो उसके लिए क्या करते हैं, डायाफ्राम वाल का यूज करते हैं ताकि पानी अंदर घुसे स्ट्रक्चर को। जैसे ऊपर से लोड पड़ता है ना, अब नीचे से पानी कहीं सिल्टअप होकर अंदर से घुस गया ड्रेन होके, तो वो पानी कहीं ना कहीं ऊपर निकलेगा, प्रेशर मारेगा, तो उससे क्या होगी, स्ट्रक्चर को लॉस होने की संभावना है। तो इसीलिए बीच बीच में आपके पास वीक होल दिया जाता है। वीक होल आपकी किचन में भी रहती है और अपार्टमेंट में भी रहती है। आप देख सकते हो, वो देखो वीक होल देखो, छोटे छोटे होल दिख रहे हैं। ये क्या करती है, मिट्टी में अगर पानी गिरी तो उसमें से लोड बढ़ेगा मिट्टी का, वो स्ट्रक्चर को फॉल्ट करेगा, उसका लोड जो है इस पे आ जाएगा अपार्टमेंट पे। तो क्या करेगा, उसके प्रेशर को, वाटर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे पाइप के नाम से वो निकलता हुआ देखो दिख रहा है वीक होल। इधर भी है, उधर भी है और किचन में भी है। किचन में क्या काम करते हैं, किचन में एक नॉन रिटर्न वॉल्व यूज होता है भाई। वहाँ भी अगर सिंगलर अपन होल देंगे, वीक होल देंगे तो क्या होगा, ऊपर का भी पानी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए नॉन रिटर्न वॉल्व देते हैं, NRV बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक से उसका रेशियो रहता है 1:10 पे दिया जाता है ना। पिस्टन का फ्लोट जितने पार्ट में बटा हुआ है, सभी पार्ट में 3-3 मीटर के स्पेसिंग में उसको दिया जाता है। वो उसकी डिग्री ऐसे होगा, पानी का फ्लो कैसे जा रहा है, पानी का फ्लो इधर साइड से जा रहा है तो उसका एंगल आपका ऐसे होगा। और ऊपर में वाल लगी रहती है, तो वो क्या करती है, नीचे के पानी को तो बाहर फेंक सकता है, लेकिन ऊपर से पानी नीचे नहीं जाती, वो बंद हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं NRV, नॉन रिटर्न वॉल। ठीक है, ये दोनों की जानकारी होगी। अब पिस्टन जैसे खत्म होता है, वो देखो लास्ट है हिस्सा जो दिख रहा है, वो है, हाँ वो है डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। ये है डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद फ्लोर का प्रोटेक्शन है, वो देखो दिख रहा है, बीच में 2 लाइन दिख रही है ना, वो डाउन स्ट्रीम का टोवाल है, प्रोटेक्शन टोवाल बोलते हैं लास्ट वाले को, और ये वाले को डाउन स्ट्रीम कट ऑफ। और जो डायफ्राम वाल जो बोल रहे थे ना, वो एकदम अंदर तक जाती है, उसकी लंबाई डीप जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, तभी तो पानी को रोक पाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को सेफ भी रखता है, बहुत हैवी RCC रहती है तो स्ट्रक्चर को सेफ भी रखता है। ठीक है, पकड़ के रखता है नीचे। और आप देख सकते हो वही, ठीक है, ये देखो 45 डिग्री में दोनों इस प्लेट है 45 डिग्री में। उसके बाद रिटर्न है जो कि मैं ड्राइंग में बनाया था। ठीक है, चलो अब ये हो गया देखो। और फ्लड इधर उधर बैंक को प्रोटेक्शन, वो देखो पानी जब हाई फ्लड से आता है तो क्या करती है, रिटर्न मारती है, रिटर्न वेलोसिटी। अब देखोगे पानी जैसे जाती है तो एक रिटर्न भी आती है। समुद्र की लहरों में क्या होता है, प्रेशर जाती है तो रिटर्न भी मारता है। तो रिटर्न के लिए बैंक को कंक्रीट किया गया है, प्रोटेक्शन किया गया है, देख रहा हूँ। फिर भी वो देखो वो वाला छोड़ कहीं ना कहीं थोड़ी डैमेज हो गई है, वाटर प्रेशर, रिटर्न प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, सनलाइट है। और बाकी तो फिर इधर नेचुरल आपके पास रिवर जो है जैसा पहले ऐसे वैसा अपने फ्लो में हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर। के बाद बैराज के बाद अपन बात करेंगे स्लूस के पर, है ना। ये केनाल स्लूस है, देखो स्लूस गेट उसको भी कहा जाता है और स्लूस गेट इसको भी कहा जाता है। वो बैराज स्लूस गेट है और ये केनाल स्लूस गेट है। ठीक है, जो कि यहाँ से केनाल की सप्लाई दी गई है, इसको अपन हेड स्लूस कहते हैं, हेड स्लूस। ठीक है, हेड मतलब केनाल के लिए जो मेन हेड है, केनाल का हेड कौन सा है, ये वाले, ये पूरे केनाल में पानी की सप्लाई को कौन एडजस्ट करता है, ये वाला। ठीक है, इसलिए ये गेट के द्वारा हो रही है ना ऑपरेटिंग, गेट के द्वारा हो रही है। सभी में हेड रेगुलेटर में, हेड स्लूस में आपके पास गेट तो लगी गई। बड़ी डिस्चार्ज है तो आपके पास RCC बैरल वेंट जिसको बोला जाता है, देखे होंगे। इसमें भी पियर है, फिर गेट है, फिर अबार्टमेंट, और इधर भी सेम वैसा ही मिरर है। जैसा गेट का सेंटर पॉइंट से कर लेंगे तो क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो जैसा ये है वैसा ही सेम। ठीक, अगर यही चीज़ छोटी रहती, छोटी डिस्चार्ज का ही रहेगी। ठीक, छोटी केनाल है ना, 2 या 3 किलोमीटर की केनाल है, तो उसके लिए पाइप का प्रोविजन है ना। पानी जो जाएगा सामने पोर्शन में गेट रहेगी, गेट के बाद आपके पाइप से वो जो पानी है गेट ऊपर होगा तो पाइप से। ये सब डिपेंड करती है जो एरिया आती है पानी का, पानी कितना एरिया आपको डिस्चार्ज जो है भेजना है केनाल। ठीक है, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी वेंट है, जो भी उसकी क्या बोला जाए, पाइप का एरिया जो है
है ना, फ्लो का एरिया जो है देना है वो आपकी डिसाइड है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, आप देख सकते हो गियर बॉक्स है, ये देखो ऑपरेटिंग के लिए दिख रहा है, कवर्ड है, बरसात में किसी प्रकार का खामी मत हो करके प्लेट से वो ढका हुआ है, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रही है। ठीक है, गियर बॉक्स भी है और इसमें भी आपकी क्या है, रोप ड्रम है ना, ये रोप इसमें भी इसमें एडजस्ट होगी जाके रोप ड्रम में ही होगी, तो इसलिए रोप ड्रम। अब बाकी इधर केनाल में देखेंगे, केनाल का डाउन स्ट्रीम में आ जाओ, इसमें भी वैसा ही है। इसमें भी क्या है, ये देखो ये वाली पोर्शन अपार्टमेंट 45 डिग्री में, क्या बोलेंगे 45 डिग्री में मुड़ा हुआ है स्प्लेट वॉल, और उसके बाद स्प्लेट के बाद खत्म हो गया दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर रिटर्न भी आपकी घुसी हुई है, किसमें, अर्थवर्क में। अब ऊपर में मिट्टी है तो आपको रिटर्न की जो रिटर्न कितनी अंदर तक गई हुई है वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो अब अपार्टमेंट में दो हिस्से हो गए। कैसे दो हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा ऊपर है, अब देख सकते हैं अपार्टमेंट की हाइट इधर ज्यादा है और उधर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो हाइट के अकॉर्डिंग आपकी उसकी जो चौड़ाई आएगी, विंग का मैंने सेक्शन आपको बताया था ड्राइंग में, है ना, ये तो वर्टिकल पोर्शन दिख रही है, इसका बैटर पोर्शन जो स्लोप वाली पोर्शन है वो कहाँ चली गई है, मिट्टी वाले साइड में है। ठीक है, तो वो चीज़ दिख नहीं रही है। तो क्या होती है कहानी, इसको विंग का जितना हाइट कम होगा, जितना हाइट बढ़ेगा, उस हिसाब से बॉटम विथ भी चेंज होती है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ से ये स्लोप में है, तो स्लोप में है तो बॉटम भी बड़े से छोटा होते जाएगा, ऐसा कम होते जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रेंगुलर शेप में आपके पास ये तो जा रही है, ट्रेंगुलर शेप में हाइट कम हो रही है, तो बॉटम का भी चौड़ाई देखेंगे जब कंक्रीटिंग करेंगे कंस्ट्रक्शन के टाइम में, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मिट्टी फिलअप हो गई है, अर्थ वर्क भाई, और ड्रेनेज साइफन अलग होता है। ठीक है, दोनों में अलग अलग, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भैंसाजार विजिट आपका आज कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ ऐसी जानकारियाँ होगी और लगेगी, मैं आऊँगा विजिट करूँगा आपके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये लाइव का मेरा पहला विजिट है जो स्टूडेंट को लेके मैं, ठीक है, और यहीं से ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है जहाँ से मैंने सिविल लाइन की स्टार्ट की। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ अरपा मैया, अरपा नदी नहीं मानता, मैं अरपा मैया मानता। जितना मेरे लिए गंगा मैया पवित्र है, इतनी आस्था उस पर है। ठीक है, तो इसमें भी मुझे है, इसका आशीर्वाद बहुत है। ठीक, तो आज जो भी हूँ अरपा मैया की देन से हूँ, है ना। देखो अरपा मैया बिलासपुर की सबसे फेमस नदी है ना। बिलासपुर का उत्थान कौन है, मेन अरपा नदी से ही विकसित हुआ है बिलासपुर। ठीक, तो आशा करता हूँ आप भी अरपा मैया के लिए योगदान देंगे। यस सर, कोई भी बोले कि अरपा मैया, मतलब कोई भी बोलेगा छोटी नदी है तो सिर्फ नदी ही मत। ठीक है, बाकायदा वगैरह कभी भी प्रज्वलन करने के लिए होती है, बिल्कुल आप सब इकट्ठा होइए, है ना। अरपा मैया की आरती होती है, छठ पूजा होती है, तो हमारे लिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वोकेशनल ट्रेनिंग विजिट सफल होता है, और कितना सफल होता है तो ये तो आप भी बाकी दर्शक बताएंगे, और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर को, तो यहाँ बैराज में भी ऑपरेटर जो हैं उन्होंने भी काफ़ी कोऑर्डिनेट किया, तो बहुत अच्छा रहा ये सफर। आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर। तब तक के लिए थैंक यू सर।